जय हिंद भाइयों। आपके सामने लेकर आए हैं प्रश्न पत्र 2019 का ग्रुप आई का सेट। अब आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, जिसमें से आपके ऑफलाइन प्रश्न वाले ही ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो हम चलते हैं 2019 के प्रश्न पेपर पहला ग्रुप आई जो आपका सेट है उस पर चलते हैं, प्रश्न एक की तरफ, जो कि आपका बाल विकास पर चलते हैं आज हम। तो प्रश्न एक आपका क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न एक की तरफ चलते हैं। प्रश्न एक कह रहा है आपका, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह पिता का यह कथन है। कहने का मतलब भाइयों कि अगर कोई बच्चा रो रहा है जैसे लड़का, तो उसका पिता कह रहा है कि लड़कियों की तरह न रोइए, अर्थात कि वह रूढ़बद्धता का कार्य कर रहा है और लैंगिकता का भी। तो ऑप्शन आपका क्या है, लैंगिक रूढ़बद्धताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़वादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। जब वो लड़की से तुलना कर रहा है तो भेदभाव को कम कहाँ से करेगा और उसमें समानता कहाँ से करेगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न दूसरे की तरफ। प्रश्न दूसरा आपका क्या कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में मतलब क्या होना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आप बाल विकास पढ़ रहे हैं और उन बच्चों के बारे में पढ़ें जिनकी उम्र क्या होती है 10 साल से कम, मतलब क्लास 5 तक के। तो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा प्रेम भाव उनके पक्ष की ही बात करना चाहिए। तो इसमें अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, तो आपका होगा नहीं, क्योंकि वह केवल पाठ्यक्रम का ही पालन करे तो ऐसा होगा नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, 5 तक का बच्चा है तो उसमें प्रतिस्पर्धा कराने कोई ज़रूरत नहीं है इतना खास। फिर कह रहा है कि आपका चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नंबर देना चाहिए, यह भी आपका गलत है। प्रश्न आपका जो इसमें ऑप्शन तीसरा है, ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, यही आपका इसमें क्या होगा, सही होगा, तीसरा नंबर। अब चलते हैं हम प्रश्न तीसरे की तरफ। तीसरा कह रहा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित, भैया अनुप्रेरित तो करेगी नहीं। दूसरा कह रहा है कि अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा कह रहा है छात्रों को प्रत्याहार विकास की प्रवृत्तियां पैदा करेगी। इसके बाद अगर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन कार्य करेगी नहीं, निकास का भी कार्य करेगी नहीं, निकास प्रक्रिया का वो करेगी क्या अध्यापिका, अधिगम के लिए पाठ मतलब कि आधारभूत संरचना का कार्य करेगी, मतलब कि वह बच्चों के हित का कार्य करेगी। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका चौथा कह रहा है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। पहला कह रहा है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। सिंपल सी बात, यही आपका सत्य है, क्योंकि जहां भी ऑप्शन मिले परिवार ही सबसे पहला क्या होता है, बच्चों के लिए मेन होता है, इसके बाद विद्यालय होता है, बाकी सभी में विद्यालय प्राथमिक, परिवार द्वितीयक। तो आपका ऑप्शन नहीं होगा इसमें, आपका सिंपल से देखते ही आप टिक मार दीजिए, कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक कारक सामाजिकरण होता है और द्वितीय कारक विद्यालय आपका होता है बच्चों के लिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 आपका कह रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। कह रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। जहाँ केवल वर्ड लग जाए वो बच्चों के लिए हित में प्रश्न नहीं होगा मेरे भाइयों, उसको तो भूल कर भी न टिक करिए। जहाँ केवल वर्ड आ जाए, एक आयाम में बुद्धिमत अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक आयाम मतलब कि एक ही दिशा के बारे में कह रहा है, इसलिए आपका यह भी ऑप्शन नहीं होगा भाइयों। इसके बाद कह रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, यह है आपका हो सकता है। अगला भी पढ़ लेते हैं हम, क्या है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती, यह है आपका गलत है, हर बच्चों की बुद्धिमत्ता अलग अलग होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा,
तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका छठा कह रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा है कि किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो नैतिक विकास को दर्शाता है, मतलब यह प्रथा पूर्व अर्थात प्रथा में नहीं था। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रथागत है, मतलब कि यह प्रथा के ही के अनुसार है, मतलब हो सकता है। फिर कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक, कह रहा है कि मतलब कि यह आपका अमूर्त रूप से है। फिर आपका ऑप्शन दूसरा है प्रथागत। भाई जो चीज़ें चली आ रही हैं पीढ़ी में वो कैसी कहलाएंगी, प्रथागत कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी, प्रथागत। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की किस पर कह रहे हैं बच्चों को, गुणारोपण पर होगा, अभिप्रेरण पर होगा, संतुलीकरण पर होगा। बच्चे हैं भैया, सांस्कृतिक उपकरणों पर होगा, क्योंकि बच्चे हैं सांस्कृतिक चीज़ों में आपके पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 8 कह रहा है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित किए हैं। कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में, विकास का समीपस्थ क्षेत्र में, स्कीमा या मनोबंध के क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्कीमा या मनोबंध के क्षेत्र में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। क्या कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया अमूर्त सोच का। अमूर्त सोच का भैया नहीं होता है, बच्चे हैं विचार सोच में केंद्रीकरण, मतलब उनकी ज़्यादा बहुत विकसित विचार नहीं होती, इसलिए केंद्रीकरण आपका यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं आपका प्रश्न 10वें की तरफ। प्रश्न आपका 10 क्या करें, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। भैया गलत है, सभी के लिए विकास एक समान नहीं होती है। कह रहा है विकास केवल विद्यालय में ही होने वाला अधिगम होता है, यह भी आपका गलत है। भैया घर पे भी वो सीख सकता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, यह भी गलत है। कहा हम जवान हो गए तो इसके बाद कुछ चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है विकास बहुआयामी होता है, यही आपका क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 11 क्या कह रहा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। प्रश्न 11 कह रहा है कि जन्म से किशोरावस्था में बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो बच्चे जब होते हैं तो बच्चे पहले चीज़ों को स्पर्श करके छू कर देखते, इसलिए वो ऑप्शन हो जाएगा सांवेदिक। तो अब इसमें सांवेदिक जहाँ पहले मिल जाए वही आपका ऑप्शन होगा। पहले सांवेदिक होगा, दूसरा मूर्त, तब अमूर्त, मतलब वो चित्रों को देखेंगे, इसके बाद मतलब बिना चित्र के चलेंगे। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। कह रहा है कि एक विकासशील कक्षा है तो उसमें कैसे मतलब एक टीचर को देखना चाहिए। कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, मतलब कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा होना चाहिए। अध्यापक के पक्ष में पर असफलता, मतलब अध्यापक अगर आपका नहीं सही है तो उसके बारे में असफलता। योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, यह भी आपका गलत है, मतलब योग्यता के आधार पर करें। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न 13 का एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। प्रश्न आपका कह रहा है 13, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, प्रतिदर्श अभिमुखी लक्ष्यों, मतलब कि किसी एक लक्ष्य की तरफ अविभेदी समरूपी निर्देशों, अविभेदी मान जिसको हम भेद न सके उस पर। फिर इसके बाद कह रहा है कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को, भैया जाति के आधार पर हम ये नहीं कर सकते बच्चों से। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 14 की तरफ।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? प्रश्न आपका 14 कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? कह रहा है मंदित छात्र के लिए केवल नहीं अधिकार मिला है भैया। विकलांग छात्र में ही पर्टिकुलर नहीं है कि जो जन्म से ही न चल सके या कम से ही चल सके उनके लिए होगा, ये भी नहीं है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, मतलब कि बाद में भी वो विकलांग हो सकता है, उनके लिए भी भैया ये क्या है, अधिकार मिला गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा ही ज़्यादा सही होगा। अब चलते हैं आपका किधर, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? मतलब बच्चों को, अगर बच्चे प्रश्न में किसी चीज़ में जूझ रहे हैं तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब उस पर उन्हें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, कि मतलब उन्हें चित्रों के माध्यम से करें। फिर उस समय कह रहा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, मतलब हम चित्रों के उपागम से करें। कह रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना का बनाना, व्यक्तिगत के लिए तो जहाँ व्यक्तिगत केवल ये सब चीज़ें आ जाए वो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं आपके। फिर कह रहा है चौथा है आपका शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, उस समय आपका यही करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 15 की तरफ। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, मतलब कम ज्ञान हो, ये आपका गलत है। अति सक्रियता, बच्चे हैं भाई ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकते, यह भी गलत है। असतर्कता, बच्चे हैं हो सकता है, लेकिन अपसारी चिंतन, मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं होता है, मतलब सिकुड़े हुए एक प्रकार के चिंतन के करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कह रहा है विविध भूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताना है, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न 17 कह रहा है तो विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यह आपका गलत है भैया, उनसे बातचीत करना चाहिए। क्यों टालेंगे आप? दूसरा कह रहा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यही आपका सबसे सटीक आंसर होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। शरीर के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलों का इस्तेमाल करना चाहिए। भैया सभी के लिए मतलब कि क्या, सबके लिए एक जैसे मानकीकृत आकलन नहीं हो सकते हैं। कह रहा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना जो नकारात्मक रूढ़िबद्धताओं को मजबूत करे, तो आपका यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा 17 में दूसरा हो जाएगा। चलते हैं दूसरे की तरफ, दूसरा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 18 कह रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से मतलब हटाया जा सकता है? प्रश्न आपका 18 का कहने का मतलब है। कह रहा लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, भैया गलत है। समस्याएं लगातार आप प्रैक्टिस ही कराते रहेंगे, ये आपका बात गलत है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समस्या जो है उसको हल करने हेतु अटल प्रक्रिया, मतलब आप फिक्स रहेंगे कि आप यही चीज़ करिए, उसके अलावा कोई दूसरा आप ना सोचिए, यह भी गलत है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों में डर की भावना होगा नहीं। समरूपों माने आप उसके स्थान कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अब चलते हैं हम आपका प्रश्न 19 की तरफ। कह रहा अधिगम की अप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अप्रेरणा मतलब कि हम उनको किस प्रकार से उत्साहित कर सकते हैं? बच्चे को दंड देकर दंड दोगे तो ऐसे ही भाग जाएगा, उत्साहित कहाँ होगा वो, तो आपका यह गलत हो गया पहले ही। तीसरा कह रहा बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, भैया इतना भी आसान न दे दीजिए को करने का ही उसका इच्छा न करिए, यह भी गलत होगा। यंत्रों याद करने पर जोर देकर, मतलब कि आप एक उसको ट्रिक बता के ऐसे करेंगे, यह भी बच्चों के लिए काम नहीं करेगा, तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, मतलब वो किस क्षेत्र में प्रवीण होना चाहता है उस चीज़ को ध्यान देकर उसको समझाना चाहिए, तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न हम अगले की तरफ। प्रश्न आपका 20 कह रहा है शर्मिंदगी क्या है? मतलब आप समझ लीजिए। कह रहा है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, भैया आप अगर कोई चीज़ नहीं जानेंगे तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, गलत हो गया। कह रहा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, मतलब कह रहा है कि अगर आप शर्मिंदा है तो आपके ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, यह भैया गलत है। बच्चे को शर्मिंदा कर देंगे तो प्रभावशाली हो जाएगा, गलत है।
कह रहा है के भावों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना। मतलब कि आप उसको शर्मिंदा कर दे और उसके बाद बार बार उसको आप पंच मारे, ये करो तो कैसे करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, अगर बच्चा शर्मिंदा है तो उसको निगेटिव ले सकता है। तो चलते हैं, आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 21 आपका कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो ऑप्शन कह रहा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। भैया गलत है, यंत्रवत नहीं होगा। फिर कह रहा है संकल्पनाओं के बीच संबंध जोड़ना। बहुत अच्छी बात है, कोई चीज़ सोचना, उसके साथ किसी चीज़ का संबंध जोड़ देना, यह सबसे अच्छा आपका आंसर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए प्रश्न 22 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि अध्यापिका को छात्रों को क्या करना चाहिए, त्रुटियों का मतलब कि विश्लेषण, मतलब कि उसको जानना चाहिए किस आधार पर। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। भैया गलत है, काहे दंड बच्चे को किसी ज़्यादा देंगे। फिर कह रहा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, त्रुटियों की समझ जो है, मतलब अगर आप त्रुटि को उसको नहीं पकड़ पा रहे तो इससे मतलब आपका क्या है कि अध्यापन जो प्रक्रिया है वो बिना किसी कार्य का निषिद्ध है। फिर कह रहा है इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग करना भी गलत है। कह रहा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। यह भी आपका क्या है, केवल वर्ड लग गया तो यह भी आपका गलत है। हमने कहा जहाँ केवल वर्ड लग गया वो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब चलते हैं प्रश्न आपका 23 की तरफ। प्रश्न 23 आपका कह रहा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चे मतलब सीखने में कठिनाई पाते हैं, कब पाते हैं वह आपके। कह रहा है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने पर। मतलब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने, बच्चों को अलग अलग सूचनाएं देंगे तो कठिनाई पाएंगे, हो सकता है। कह रहा है वो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। भैया आंतरिक रूप से छोटे बच्चे कहाँ से उनको तुरंत प्रेरित हो जाएंगे। कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, मतलब सामाजिक संदर्भ में हो, मतलब कि समाज में सब कोई समझे और बच्चा कैसे समझ पाएगी, यह भी नहीं होगा। कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करना। भैया 5 साल का क्लास 5 में बच्चा पढ़ रहा है, उसे बहुत से रूपों में कोई सब्जेक्ट को बता दोगे तो कैसे समझेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना, छोटे छोटे भावों में प्रस्तुत करना। तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 24 कह रहा है अधिगम की सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी है। उच्च उत्तेजना उच्च भय, गलत है। निम्न उत्तेजना उच्च भय, यह भी गलत है। कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, यह भी गलत है। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, मतलब उनको उत्तेजित कीजिए लेकिन वो भय मुक्त हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सबसे इसमें क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, मतलब कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए आपका। तो ऑप्शन है आपका बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, गलत है। कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, यह भी गलत है। फिर इसके बाद कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, यह भी गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 26 की तरफ। प्रश्न 26 कह रहा है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुधार्य, मतलब अधिगम से क्या होता है, योग्यता सुधरती है। योग्यता अटल होती है, भैया सुधरती है, अटल की बात नहीं, वो एकदम अटल ही रहेगी, गलत है। प्रयासों कोई फर्क नहीं, यह भी गलत है। असफलता अनियंत्रित, यह भी आपका गलत है। पहला हो जाएगा योग्यता में सुधार, आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग्यता में सुधार, ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 27 कह रहा है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। कौन सी, मतलब इसमें क्या है कि आपका चिन्ह परिपाटी है, मतलब चिन्ह है, जो नियम है वो बच्चों में क्या कर सकती है, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ा सकती है। तो आपका कह रहा है प्रतिस्पर्धा आधारित, ये आपका गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यह भी आपका गलत है। बारंबार परीक्षाएं, यह भी गलत है। अन्वेषण और संवाद, मतलब बच्चों को किसी बारे में बताकर उस पर वाद विवाद करना ही सबसे उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब चलते हैं आपका प्रश्न नंबर हम 28 की तरफ। प्रश्न 28 कह रहा है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात करती है कि वह
कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, संज्ञानात्मक विकास गलत है, आत्म केंद्रिता यह भी गलत है, मनोवैज्ञानिक विचार यह भी गलत है, स्वनियमन मतलब वह स्वयं से जब बात कर रहे तो स्वयं से ही वह दर्शाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, स्वनियमन। अब चलिए प्रश्न आपका 29 है। करा मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों का नामांकित करना। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए, बच्चों का नामांकित करके। भैया कुछ बच्चे कमजोर हैं उनका नामांकन नहीं करोगे, क्या भरोसा। करा योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करके, यह भी गलत है, किसी समूह में उसको विभाजित करके नहीं करना है, साथ में लेकर चलना है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यह आपका सही है। पुरस्कार वितरण है तो उच्च अंक प्राप्त करने वाले, भैया गलत है, निम्न अंक वाले क्या करेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न आपका लास्ट अंतिम और 30 की तरफ। कह रहा है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। बच्चों की जो विकास है उसको किस पर प्रतिरोपित किया जाए, केवल आनुवंशिकता पर गलत है। बच्चे का विकास केवल आनुवंशिकता पर नहीं होता, केवल पर्यावरण पर, यह भी गलत है। हमने कहा केवल वर्ड लग गया तो मार के उसको हटा दीजिए गोली से। कह रहा है ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, यह भी गलत है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यही भैया आपका सही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।